नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में 7 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले 3 दिवसीय राइजिन एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी कार्यक्रम में सीएम धामी के अलावा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी शिरकत की। साथ ही तमाम स्कूली छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदर्शनी में उत्तराखंड और भारत सरकार के 34 अलग अलग विभागों ने प्रतिभाग किया है। इस तरह के आयोजनों से उत्साहवर्धन होता है। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने गरीब कल्याण से जुड़े काम किए हैं, इस प्रदर्शनी में उन तमाम कामों की झलक भी दिखाई देती है। यहाँ पर 34 विभिन्न विभागों के द्वारा मेगा एग्जीबिशन में भाग लिया गया है और ये बहुत ही शानदार पहल है। उत्तराखंड और भारत सरकार के सभी विभिन्न विभागों ने भाग लिया है और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजनों से सभी को एक प्रेरणा भी मिलती है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। जैसे कार्यक्रम पिछले 8 सालों में जो मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए जो कार्यक्रम किए हैं, जो काम किए हैं, उन सभी की यहाँ पर एक झलक दिखाई देती है। इस क्षेत्र में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। समाज के अंतिम छोर में व्यक्ति तक शासन पहुँचे, सरकार पहुँचे, इसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। और जो इस प्रकार के बहुत सारे स्टार्टअप है, बहुत सारे मेक इन इंडिया के तहत चलने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी कार्यक्रमों को हमारी सरकार प्राथमिकता से लेगी और जन जन तक पहुँचाने के लिए। और 2025 जो हमारा रजत जयंती वर्ष है, उस वर्ष को और शानदार बनाने के लिए सभी विभागों से, सभी लोगों से हमने अनुरोध भी कर रहे हैं। देखिए, हमारे केंद्र के और प्रदेश के बहुत सारे विभाग इसमें हैं। कुछ तो विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन हमारे देहरादून के ही हैं। जैसे DRDO, डील उनके हैं, इसरो के हैं, ICSR है, IIP है, कोयर बोर्ड है, नेशनल हाइड्रोग्राफी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया है। सब प्रकार के जो स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने वाले विभाग हैं, जिनके यहाँ रिसर्च चलता रहता है और नई पीढ़ी को उस रिसर्च के बारे में पता लगे, उसके उद्देश्य को लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और जिस प्रकार से युवकों का उत्साह मैं देख रहा हूँ, उससे मुझे संतोष है कि ये प्रदर्शनी अपने उद्देश्य को पूरा करेगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की ओर से अखिल भारतीय स्तर पर संचालित जिला प्रशिक्षण वर्ग के 3य समापन सत्र कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत करते हुए सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं रंगारंग पहाड़ी संस्कृति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उत्तराखंड के देहरादून में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने टीबी वार्ड का उद्घाटन किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों से टीबी के मरीजों का आंकड़ा आ चुका है, जिनका इलाज चल रहा है। साथ ही हमारा यह भी लक्ष्य है कि 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त करना है। सरकार की ओर से टीबी मरीजों को दवाइयां फ्री मुहैया कराई जा रही हैं और हर महीने 500 रुपए भी दिए जाते हैं। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है और हमारे राज्य ने टारगेट लिया है कि हम 2024 तक अपने राज्य उत्तराखंड को टीबी मुक्त कर देंगे। इसके लिए व्यापक स्तर पे प्रचार भी चल रहा है और जितने हमारे टीबी के मरीज हैं उनको सरकार की तरफ से फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं। हर महीने 500 रुपये भी उनको दिए जाते हैं। और आज गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज के द्वारा जो है, जो गंभीर टीबी मरीज हैं उनके लिए एक अलग से वार्ड की स्थापना की है। मैं गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज को भी बधाई दे रहा हूं कि आप लोगों ने टीबी के मरीजों के लिए एक अलग से व्यवस्था यहां पे बनाई है और ऐसे हमारे सभी हॉस्पिटलों में है। और आजकल हम इस पर व्यापक अभियान चला रहे हैं कि हम 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त कैसे करें।
इसके लिए प्रचार भी चल रहा है। जो मरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने का भी काम चल रहा है और हमारे सारे जिले से लेके और हमारे पीएससी सीएससी में हर प्रकार की के मरीजों के लिए जो उद्घाटन हुआ है, ये खास किस्म का वार्ड है जिसका उद्घाटन हुआ है, जिसका ये वो मरीज हैं यहाँ पे ट्रीट होंगे जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि ये नॉर्मल टीबी की दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते, उन लोगों का इलाज। देश के बिगड़ते माहौल, आर्थिक हालात, देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को खतरा, न्यू कैंट रोड पर धरने प्रदर्शन पर रोक के खिलाफ सभी विपक्षी दल जल्द ही इस संबंध में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उन्हें सर्वदलीय ज्ञापन सौंपेंगे। आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में धार्मिक उन्माद, न्यू कैंट रोड पर प्रतिबंधित किए गए प्रदर्शन, मलिन बस्तियों को उजाड़ने जैसे 52 मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों की सहमति बनी। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सर्वदलीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन करण महारा ने की। इस दौरान करण महारा ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में जन सरोकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। कमेटी के गठन पर चर्चा हुई, जिसमें तय किया कि जो सांप्रदायिक माहौल खराब करने के विरोध में है और भारतीय जनता पार्टी की फासिस्टवादी सरकार के निर्णयों के खिलाफ है, उस पर हम सब लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को खतरे में डाला जा रहा है, उन सभी विषयों पर जो लाइक थिंकिंग के लोग हैं, एक सोच की पार्टियां हैं, वो साथ आके लड़ाई को लड़ेंगे। जिस तरीके से कैंट रोड पर प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है, उस पर गवर्नर को एक सर्वदलीय कमेटी जाकर ज्ञापन सौंपेगी और ये बताएगी कि संविधान में हमको एक प्रदत्त अधिकार है। एक मॉल स्वामी के दबाव में सरकार ने निर्णय लिया है और इस निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त जितने भी जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उनका राजनीतिक रूप से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या विपक्षी दल के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन सारे विषयों पर हम सब लोग पूरी ताकत से। उत्तराखंड के देहरादून में विपक्षी पार्टियों की सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है और प्रदेश में बस्तियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, इससे ये पता लगता है कि किस तरह से जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबों की बस्तियों को उजाड़ने के लिए बुलडोजर कल्चर लाया जा रहा है। जिस तरीके से संविधान को रौंदा जा रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है, बुलडोजर कल्चर लाया जा रहा है, लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, लेखकों की आवाज़ बंद की जा रही है, पत्रकार बंधुओं को जेल में झोंका जा रहा है। इन सब के विरोध में जनहित के मुद्दों को लेकर के केवल और केवल सरकार ये चाहती है कि जो ज्वलंत मुद्दे उठाए न जा सकें, इन सब को समाजवादी पार्टी आज यहाँ जो बैठक हुई और भी दल जो शामिल थे, हम सब मिल कर के एक संयुक्त रूप से उत्तराखंड में एक नई इबारत लिखेंगे और बुलडोजर कल्चर। कांग्रेस सरकार में दर्जा राज्य मंत्री रहे और उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गौरव ने अग्निपथ योजना के समर्थन में बोलते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। संतोष गौरव ने खटीमा नगर पालिका सभागार में वाल्मीकि समाज पर्यावरण मित्रों के बीच बैठक की। उन्होंने बताया कि पूर्व की कांग्रेस की सरकार में सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय होता रहा है और जो आज धामी सरकार ने पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है, वो सराहनीय है। उन्होंने बैठक के दौरान ये भी बताया कि खटीमा क्षेत्र के विधायक भुवन कापड़ी उनको जान से मरवा सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा था कि वाल्मीकि समाज सफाई मजदूरों पर 2008 से ठेका प्रथा लागू है, तो जो आज अग्निपथ की योजना का विरोध कर रहे हैं, ये तब कहाँ थे और आज तक ये नहीं बोल रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो मुझे इनसे शिकायत है। मेरे इस समाज के दर्द को रखने के लिए, समाज की बात को रखने के लिए मैंने जब आवाज़ उठाई तो मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया।
तो मैं सिर्फ इस पर इतना कहूँगा कि ये देर से लिया गया निर्णय है। मैं से किसी दल में नहीं रह सकता जहाँ पर समाज की बात ना हो और समाज का दुख दर्द न सुना जाए, सम्मान ना मिले। और सूदखोरों के खिलाफ मैं एक विशेष अभियान चलाऊँगा। सूदखोरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने दायरे में रहें और सूदखोरों पर सफ़ेदपोश लोगों का बहुत बड़ा संरक्षण है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे शंका है, मुझे सूचनाएं जगह से मिल रही हैं कि ये खटीमा क्षेत्र के विधायक गोविंद कापड़ी की मिली हत्या। उत्तराखंड में विषम परिस्थिति में चारे की कमी को दूर करने के लिए पशुपालन विभाग ने चारा नीति में कई संशोधन किए हैं। नई नीति के तहत अब फंड बनाने के साथ साथ किसानों को हरा चारा उगाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ये जानकारी दी कि पिछली नीति को देखते हुए इसमें कई संशोधन किए गए हैं। इसमें किसानों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद कैबिनेट में लाया जाएगा। ब्रीफ किया है कि उत्तराखंड में अभी पिछले कुछ महीनों में आपको पता है बहुत बड़ी एक समस्या आई फॉडर की। हमारे लगभग शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई और रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। तो उसको देखते हुए एक अधिकारियों को मैंने आदेशित किया था कि आप एक उत्तराखंड की नई फॉडर पॉलिसी बनाइए ताकि ऐसे जो सर्कमस्टांसेस में फिर से सामने ना आए, ऐसी स्थितियाँ सामने ना हो पाएँ फिर से। और मैं धन्यवाद दूंगा सारे अधिकारियों को कि हमने बहुत शॉर्ट टाइम में अधिकारियों ने मेहनत करके एक पॉलिसी फॉडर पॉलिसी सामने लाए हैं, जिसका मैंने आपको ब्रीफ आज दिया है। और उम्मीद यही है कि हमारे यहाँ जो पंजाब और दूसरे स्टेट्स पे हमारी हरियाणा है, उन स्टेट्स पे हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है फॉडर को लेके, उसको कैसे कम किया जाए, खुद स्टेट को कैसे सक्षम किया जाए फॉडर स्थिति ठीक करने के लिए। हमारा मोटिव ये है, हमारी कोशिश ये है कि अच्छी क्वालिटी का फॉडर और लोगों के डोर स्टेप तक सस्ते रेट में उन तक पहुँचाया जा सके। इसलिए इसी भावना के साथ हम लोग इस जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में रविवार को मनाए जाने वाले त्योहार बकरीद को लेकर खटीमा प्रशासन ने भी कमर कस ली है। तहसील सभागार में मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं और नगर के गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट और सीओ भूपेंद्र भंडारी ने पर्व को भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। साथ ही बकरीद पर्व पर सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी न देने की भी सख्त हिदायत दी गई है। मुस्लिम समुदाय को बताइए कि उनको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। खुले में उनके द्वारा कोई भी बलि नहीं दी जाएगी, इसका हम निर्देश पारित कर दिए गए और वो सब इस बात में डालिए। 10 तारीख को ईद का त्यौहार है। सर से शिकायत है कि गलतियाँ हो रही है। 1-2 मामले यहाँ पर आए थे, तो इन लोगों को हमने सतर्क कर दिया है कि ऐसे कोई भी मामला यहाँ दोबारा नहीं आना चाहिए। वहीं लालकुआ कोतवाली में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पुलिस क्षेत्र अधिकारी शांतनु पाराशर और तहसीलदार सचिन कुमार ने की। बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीओ शांतनु पाराशर ने लोगों से अपील की है कि बकरीद पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। उन्होंने कहा कि पर्व के मौके पर व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। साथ ही चेताया कि अगर कोई असामाजिक तत्व गड़बड़ी करेगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हमारा ईद का त्यौहार जो भी इस 10 तारीख को मनाया जाने वाला है, इस संबंधित आज अमन कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें लोग जो अपने शहर के सब्रान व्यक्ति तथा अन्य जो रिस्पॉन्सिबल इमाम साहब, हाफिज साहब, साथी लोग, बाकी सारे लोग आए हुए थे। इस संबंध में जो भी है अपना त्यौहार शांतिपूर्वक तथा जैसे बनना चाहिए, जो हमारे उच्च न्यायालय के निर्देश हैं उस संबंधित जो भी इनको अवगत कराना था अवगत कराया गया है। इनकी तरफ से जो भी परेशानी बताई गई थी इस संबंधित ये नोट कर ली गई है तथा जो हमारे विभिन्न विभाग जो नगर पंचायत हो गई हमारी तथा बिजली विभाग तथा जल, इन संबंधित जो अधिकारी थे इनको सूचित किया गया है तथा जो भी सुविधा देनी होगी उस त्यौहार पर। उत्तराखंड के मंगलोर में बकरीद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तैयारियों में जुट गया है। त्योहार में किसी भी तरह का कोई भंग ना हो, इसलिए सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ मंगलोर कोतवाली प्रभारी ने बैठक की। मुस्लिम धर्म गुरुओं को बैठक में ईद उल अजहा के त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने की अपील की गई। कोतवाली प्रभारी राजीव ने ये कहा कि बकरीद के त्योहार को आपसी सौहार्द के साथ मनाएं। कुर्बानी के ताल्लुक से ये मीटिंग मुनाकिद की गई है। इसका मकसद यही है कि ये खुशी का त्यौहार है और खुशी के त्यौहार का मकसद ये होता है कि जैसे हम लोग चाहते हैं हमें खुशी हासिल हो, ऐसे ही हमारे बिरादरान वतन को भी खुशी हासिल होनी चाहिए और अपनी खुशियों में
उनको शरीक करना चाहिए। हमारी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को अदियत और तकलीफ़ पहुँचे। तो आज हमने इस मीटिंग में यही बात कही है कि एक तो जानवरों की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर ना डाली जाए, और ख़ास तौर जानवर को ज़िबा करने के बाद उनकी तस्वीरें भी ना डाली जाए, और जब जानवर को ज़िबा किया जाए तो ऐसी जगह ज़िबा किया जाए जहाँ पर्दे का इंतज़ाम हो, और हत्तल इम्कान इस बात की कोशिश करे कि खून जो है नालियों में ना बहे, और जानवरों के जो फजलात हैं उनको चाहिए कि हम लोग। और कांवड़ मेले को दृष्टिगत रखते हुए आज जो है धर्मगुरुओं की बैठक ली गई थी कोतवाली में, यहाँ पे मदरसे में। तो इसमें जो है आगामी ईद के संबंध में सर्वप्रथम तो आगामी जो ईद आने वाली है उसके लिए सबको बधाइयाँ दी गई है, और कुर्बानी और उसके स्थल में कुर्बानी स्थल के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी वो दिया गया है मुफ्ती साहब को के थ्रू ये बताया गया है कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी से जब इससे संबंधित वो न डालें ताकि लोग कहीं से नाजायज़ गलत फ़ायदा उठाएं। 14 जुलाई से हरिद्वार में शुरू होने वाले कांवड़ मेले को लेकर अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर जारी है। हरिद्वार जिले से सटे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिलों के बीच समन्वय बैठक की गई। हरिद्वार के डामकोठी में आयोजित हुई बैठक में गढ़वाल कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल भी शामिल हुए। मीटिंग में कांवड़ मेले से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें यूपी और हरियाणा के जिलों से आए अधिकारियों ने भी जरूरी सुझाव दिए। कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार ने बताया कि इस बार कांवड़ मेले में करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा में ट्रैफिक कंट्रोल और श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने को लेकर भी चर्चा हुई। एक अपेक्षा है कि इस वर्ष जो कांवड़ यात्रा है उसमें भी काफ़ी अधिक संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। उसको देखते हुए समस्त व्यवस्थाएं बनाई जानी हैं, जिसमें कि मुख्यतः ट्रैफिक को लेकर जो व्यवस्था है, दोनों तरह का जो पैदल यात्री है और जो वाहनों से जो डाक कावड़ इत्यादि आते हैं, उसके लिए ट्रैफिक रूट्स के विषय में चर्चा हुई कि किस प्रकार हम उसको गाजियाबाद से, मेरठ से, हरियाणा से, यमुनानगर से, करनाल से, उधर हिमाचल में पोंडा साहिब, सिरमौर आदि क्षेत्रों से किस प्रकार नियंत्रित करेंगे ताकि किसी को कोई कठिनाई ना हो और सुचारू रूप से यात्रा चले। हाँ, सुझाव लिए गए। हमारा सुझाव ये है कि एक तो जो भी श्रद्धालु गाँव से आएंगे वहाँ से, तो थानों में एक सूची टाइप का बना ले, जो व्यक्ति आ रहे हैं, टीम लीडर कितने लोग आ रहे हैं, वाहन का नंबर, उनके मोबाइल नंबर, इससे एक उनकी जानकारी हमें मिल जाएगी और यहाँ बॉर्डर में हमें भी दे देंगे। इस तरह का एक उनके परिचय लेने का। और एक अपील ये भी किया गया कि हर एक श्रद्धालु जो भी आए अपने साथ। हरिद्वार प्रशासन ने आगामी कांवड़ मेला 2022 की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कांवड़ मेला क्षेत्र में चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति को संतोषजनक पाया। उन्होंने निर्देश दिए कि इस कार्य में और प्रगति लाई जाए। साथ ही समतलीकरण के काम में तेजी लाने के निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि साफ सफाई का उचित ख्याल रखा जाए। केंद्र सरकार की ओर से 8 जुलाई से हरियाली सप्ताह कार्यक्रम मनाया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से आयोजित हरियाली सप्ताह कार्यक्रम देश में कुल 150 स्थानों पर मनाया जाएगा। उत्तराखंड में इस कार्यक्रम के लिए 5 जगहों को चयनित किया गया है। हरियाली सप्ताह कार्यक्रम के लिए अल्मोड़ा जिले का भी चयन हुआ है। अल्मोड़ा डिवीजन के रानीखेत रेंज के गनिया धूली में 8 जुलाई को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वन विभाग के अलावा प्रशासन, आर्मी के जवान, स्कूली छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग पौधारोपण करेंगे, जिसका लाइव टेलीकास्ट होगा। केंद्र सरकार द्वारा एक हरियाली सप्ताह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें पूरे उत्तराखंड में 5 जगहों पर ये हरियाली सप्ताह का उद्घाटन कराया जाएगा, जिसमें कि अल्मोड़ा जनपद को भी चयनित किया गया है। इसके अंतर्गत अल्मोड़ा डिवीज़न के रानीखेत रेंज में गनियादौली नामक स्थान पर दिनांक 8 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक हरियाली सप्ताह मनाया जाएगा, जिसकी लाइव स्क्रीनिंग और लाइव टेलीकास्टिंग भी की जाएगी। इसमें जो है क्षेत्रांतर्गत विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा क्षेत्रवासियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है तथा एसएसबी आर्मी के लोगों से भी सहयोग लिया जा रहा है और जिला प्रशासन तथा अन्य रेखी विभागीय के लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है, ताकि वो इस मुहिम को एक मिशन के रूप में चलाते हुए जन सहभागिता के साथ हम इसको बड़े पैमाने पर सफल बनाएं। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।